नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं जनरल साइंस की क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या डी 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका आंसर होगा सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, इसका पहला ऑप्शन है लगातार बढ़ता है, बी लगातार कम होता है, सी पहले बढ़ता है फिर कम होता है, या डी पहले कम होता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा डी, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा, या बी जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाएगा, या सी जल का आयतन लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम हो जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब की अधिकांशतः गर्मियों में ट्यूब फट जाती है। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाती है, तो इसका कारण क्या है। ए गर्मी के कारण रबड़ कमज़ोर हो जाता है, बी गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, सी गर्मी में रबड़ कड़ा हो जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ को जब हम भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। ए अप्रभावित रहती है, बी कम होती है, सी बढ़ जाती है, या डी अव्यवस्थित होती है। तो जब हम शीशे की छड़ को भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोलक गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। ए गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, बी कुंडली में घर्षण के कारण, या सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या डी गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, गर्मियों में लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इनका जो इकाई समय में दोलन होता है वो समय बढ़ जाता है। तो पहले कुछ समय कम लगता था और समय ज़्यादा लगता है जिस कारण से वो धीरे चलती हुई प्रतीत होती है। तब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी सामान्य रहेगा, या डी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए बढ़ेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को हम गर्म करेंगे तो कोटर का आयतन बढ़ता जाएगा न कि घटेगा। तो आठवां क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होती है, टूट जाती है क्योंकि ए पानी जमने पर सिकुड़ता है, बी पानी जमने पर फैलता है, या सी पानी गर्म करने पर फैलता है, या डी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। तो इसका आंसर होगा बी, पानी जमने पर फैलता है। जब पानी जमता है तब फैलने लगता है जिस कारण से बोतलें टूट जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में
पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है ए पाइप का शीत ऋतु में संकुचन होता है, बी पाइप में पानी सिकुड़ जाता है, या सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, या डी पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, पाइप जमने पर फैल जाता है, जिस कारण शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधस्थल में जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव का क्या होता है? ए जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी की परत ही जमती है, बी अन्य गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं, या सी मर जाते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, जब शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तो उसकी ऊपरी सतह ही जमती है, न कि अंदर नीचे से नहीं जमता। तो जो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव है तो वो सतह पे नहीं, पानी के अंदर नीचे रह सकते हैं, वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो ऊष्मा के संचरण की विधि है, ए चालन, बी सहवन, सी विकिरण, या डी ये सभी। तो ऊष्मा के संचरण की ये चारों ही विधियाँ हैं, चारों ही, चालन भी है, सहवन भी है, विकिरण भी है, ये तीनों ही विधियाँ ऊष्मा संचरण की विधि है। तो इसका आंसर होगा डी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले ही क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वां क्वेश्चन, ऊष्मा की संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊष्मा की संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ए चालन में, बी विकिरण में, सी सहवन में, या डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ए, चालन में ऊष्मा की संचरण की, चालन जो ऊष्मा की संचरण की विधि है इसमें पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, इनमें भेजना पड़ता है। जब चालन तब होता है जब हम उसको ऊष्मा देते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ए चालन द्वारा, बी सहवन के कारण, सी विकिरण के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण सहवन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? जब सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है तो वो किस माध्यम से आती है? संचार का कोई ना कोई माध्यम होता होगा या नहीं होता, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सहवन के द्वारा आती है, बी विकिरण के द्वारा आती है, सी चालन द्वारा आती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। तो संचार का माध्यम क्या है? विकिरण होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका ऑप्शन ए चालन में, बी विकिरण में, सी सहवन में, या डी ये सभी विधियों में ही नहीं होती। तो इसका आंसर होगा बी, विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण की किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब सूर्य से पृथ्वी पर विकिरणें आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो उन्हें कोई माध्यम नहीं चाहिए, क्योंकि जब सूर्य से पृथ्वी पर जो विकिरणें आती हैं उनमें भी विकिरण ही होता है। जो किरणें आती है वो भी विकिरण के माध्यम से ही आती है, तो उन्हें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं चाहिए, वो अपने आप ही आ जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, विकिरण। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, बी लकड़ी, जल व लकड़ी दोनों, या डी पारा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डी, पारा। निम्नलिखित में से
कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी समान होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, क्या मापती है वो? ए दाब की, बी पौधों में वृद्धि के, सी ऊष्मीय विकिरण के, या डी वायु के गति के। तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण के मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर क्या है? ऊष्मीय विकिरण के मापन की एक विधि है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वह कौन सी है? ए चालन, बी विकिरण, सी संवहन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बी विकिरण है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।